बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सल्तनत उस्मानिया की तारीख़ में कई ऐसे शहज़ादे मिलते हैं जो तख्त के दावेदार तो थे मगर तकदीर ने उन्हें कभी वो मौका ही ना दिया। इन शहज़ादों में से एक था शहज़ादा मुस्तफ़ा, जो मशहूर ज़माना सल्तनत उस्मानिया के अज़ीम सुल्तान फ़ातिह कुस्तुनतुनिया सुल्तान मोहम्मद फ़ातिह का बेटा था। सुल्तान मोहम्मद फ़ातिह का नाम सुनकर तारीख़ के औराक लरज़ जाते हैं। वो हुक्मरान जिसने बाज़ंतीन के दिल कुस्तुनतुनिया को फ़तह करके मशरिक़ व मग़रिब को हिला कर रख दिया। कुस्तुनतुनिया फ़तह करके उसे इस्लाम बोल बनाया, दुनिया की अज़ीम सल्तनत की बुनियाद मजबूत की और बाज़ंतीनों के सीनों में एक पेवस्त खंजर की तरह लगा। और हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जो बशारत दी थी कि वो अज़ीम सुल्तान होगा, वो अज़ीम फ़ौज होगी जो कुस्तुनतुनिया को फ़तह करेगी, तो सुल्तान मोहम्मद फ़ातिह वो अज़ीम सुल्तान बने जिसने कुस्तुनतुनिया को फ़तह किया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बशारत को पूरा फरमाया। तो इस अज़ीम सुल्तान के बेटे मुस्तफ़ा की ज़िंदगी कैसे गुजरी, ये सवाल हमेशा काम लोगों के ज़हनों में आया है, क्योंकि सुल्तान मोहम्मद फ़ातिह के बेटों में सबसे ज़्यादा शोहरत बायज़ीद और जिम सुल्तान को मिली और यूँ फिर शहज़ादा मुस्तफ़ा का तज़किरा अक्सर तारीख़ के साये में दब गया। पहले तो इस बारे में बहुत ही कम लोग सोचते थे और ये भी किसी को मालूम नहीं होता था कि सुल्तान फ़ातिह का बेटा शहज़ादा मुस्तफ़ा था या नहीं। लेकिन अब क्योंकि तुर्की ने एक मशहूर ड्रामा सीरीज़ मेहमत फ़ातिह सुल्तान ड्रामा सीरीज़ के नाम से बनाया है और ये ड्रामा अब तीसरे सीज़न पर जा चुका है और तीसरे सीज़न में मुस्तफ़ा का किरदार बहुत ज़्यादा मजबूत तरीन दिखाया गया है और छोटी सी उम्र में ही इसे अक्लमंद और दाना दिखाया गया है। और इस ड्रामा सीरीज़ में ये भी दिखाया गया है कि उसकी माँ की ये चाहत है कि वो आने वाले वक्त में सुल्तान मोहम्मद फ़ातिह के तख्त पर बैठे और ये सल्तनत उस्मानिया का नया सुल्तान बने। और सल्तनत उस्मानिया की अहम फ़ौज यानी चरियों में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो शहज़ादा मुस्तफ़ा को पसंद करते हैं और आने वाले वक्त में उसे सुल्तान मोहम्मद फ़ातिह के बाद तख्त पर देखना चाहते हैं। तो अब हम आपको मुस्तफ़ा की असल तारीख़ बताते हैं और ख़ास कर जिस टॉपिक पर हम बात करेंगे वो टॉपिक होगा शहज़ादा मुस्तफ़ा की मौत के बारे में, क्योंकि इस बारे में कई क़यास आरायाँ की जाती हैं। कोई क्या कहता है, कोई कहता है कि शहज़ादा मुस्तफ़ा को फांसी दी गई, कोई कहता है कि जहर दिया गया, कोई कहता है कि इसे कुदरती तौर पर मौत हुई वगैरह वगैरह। तो तारीख़ इस बारे में क्या कहती है, आपके सामने रियल इन्फॉर्मेशन पेश की जाएगी। तो शहज़ादा मुस्तफ़ा की पैदाइश 15वीं सदी के वस्त में हुई, करीबन 1451 में, और ये सुल्तान मोहम्मद फ़ातिह के दूसरे बेटे थे और इनकी वालदा का नाम गुलशा खातून था। सुल्तान फ़ातिह उस वक्त से ही बड़ी बड़ी फतूहात के ख्वाब देख रहे थे, तो इसीलिए उन्होंने अपने बेटों को न सिर्फ इस्लामी उलूम और फ़िक़्ह की तालीम दिलवाई बल्कि साथ साथ अस्करी तरबियत फराहम की। मुस्तफ़ा दूसरे उस्मानी शहज़ादों की तरह कम उम्री से ही फ़ौजी नज़्म ज़ब्त, तलवारबाजी, घुड़सवारी और रियासती उमूर की तालीम हासिल करने लगा। उस्मानी रिवायात के मुताबिक हर शहज़ादे को मुख्तलिफ़ सूबों की गवर्नरी दी जाती थी ताकि वो अमली तौर पर हुकूमत करना सीखे, और यही अमल सुल्तान मोहम्मद फ़ातिह के बेटे शहज़ादा मुस्तफ़ा के साथ भी हुआ। लेकिन किस्मत ने इसके रास्ते में वो आसानियाँ न डालीं जो इसके बड़े भाई बायज़ीद को नसीब हुई। दरबार उस्मानिया में हमेशा एक सवाल सबसे ज़्यादा अहम होता था कि सुल्तान के बाद तख्त पर कौन बैठेगा। उस दौर में जनशीनी के लिए कोई सख्त कायदा मुकर्रर ना था। ऐसा कानून ना था कि अपने बाप के बाद बड़ा बेटा ही सुल्तान बनेगा, बल्कि सुल्तान का हर बेटा तख्त का दावेदार होता और ताकत, असर और रसूख और हिमायत के बल पर ही तख्त हासिल कर सकता था। यही वजह है कि सल्तनत के हर शहज़ादे के गिर्द साजिशों, वफादारियों और रेशा दवानियों का जाल बुना जाता। शहज़ादा मुस्तफ़ा भी इस खेल का हिस्सा था, लेकिन हकीकत ये थी कि उसके बड़े भाई शहज़ादा बायज़ीद का दायरा असर और रसूख ज़्यादा वसी था। बायज़ीद को न सिर्फ फ़ौजी हलकों में मकबूलियत हासिल थी बल्कि बड़े बड़े वज़रा और जर्नैल भी इसकी पुश्त पर खड़े थे। दूसरी तरफ एक और भाई शहज़ादा जिम था जो अपनी जहानत और सलाहियत की बदौलत दरबार में नुमायाँ हो रहा था। यूँ फिर सुल्तान के बेटे मुस्तफ़ा के सुल्तान बनने के इम्कानात कम से कम होते जा रहे थे। मतलब कि आगाओं में यानी चरियों में और वज़रा में मुस्तफ़ा से ज़्यादा बायज़ीद को मकबूलियत हासिल थी। अगरचे तारीख़ में इसकी फ़ौजी सरगर्मियों के बारे में तफसील नहीं मिलती, मगर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि उसने अपने मुकर्रर करदा सूबों में इंतज़ामी ज़िम्मेदारियाँ निभाईं और मकामी फ़ौजों की क़यादत की, लेकिन वो कोई बड़ी मुहिम या अजीम जंग ना लड़ सका जो उसे तारीख़ में नुमायाँ कर देती। मतलब कि शहज़ादा मुस्तफ़ा ने कोई ऐसी जंग नहीं लड़ी जो उसे तारीख़ में मशहूर करती। वैसे तो मुस्तफ़ा ने आम जंगों में हिस्सा लिया और अपने इल्म और अक्लमंदी की बदौलत मुकर्रर सूबों में इंतज़ामी सरगर्मियाँ निभाईं, लेकिन वो ऐसी कोई जंग ना लड़ सका जो उसे तारीख़ में नुमायाँ कर देती। अब असल सवाल यह है कि मुस्तफ़ा की वफ़ात कैसे हुई। इस बारे में तारीख़दानों के आपस में क्या इख्तलाफात हैं।
تو ناظرین کرام، زیادہ تر مورخین لکھتے ہیں کہ مصطفیٰ جوانی میں ہی قدرتی طور پر فوت ہو گیا۔ غالباً تاریخی کتابوں میں امکان یہی کیا جاتا ہے کہ 1474 کے قریب شہزادہ مصطفیٰ کا انتقال ہوا، اور اس ٹائم مصطفیٰ کی عمر قریباً 23 برس تھی۔ لیکن غالباً بعض روایت کے مطابق یہ بھی بیان ہوا ہے کہ اس کی موت میں دراصل ایک سیاسی سازش تھی، اور سیاسی سازش کے نتیجے میں ہی شہزادہ مصطفیٰ کو غداری سے مارا گیا۔ کچھ لکھنے والوں کے مطابق مصطفیٰ کو خاموشی سے زہر دیا گیا تاکہ جانشینی کی جنگ میں بایزید اور جم کے راستے میں کوئی رکاوٹ باقی نہ رہے۔ تو کچھ تاریخ دانوں کے مطابق مصطفیٰ کے کھانے میں زہر ملایا گیا، یا پھر جب وہ غسل خانے میں نہانے کے لیے گئے تو ان کے کپڑوں پر زہر لگایا گیا تھا، اور اس زہر کے اثر کی وجہ سے مصطفیٰ کا انتقال ہو گیا۔ عثمانی دربار میں یہ کوئی انوکھی بات نہ تھی کہ وہاں جانشینی کی کشمکش میں اکثر بھائی ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو جاتے تھے۔ اگرچہ اس بارے میں حتمی ثبوت نہیں ملتا، لیکن اس حقیقت سے انکار بھی ممکن نہیں ہے کہ مصطفیٰ کی اچانک موت نے سلطنت کے سیاسی منظرنامے کو بدل کر رکھ دیا۔ مصطفیٰ کے جانے کے بعد جانشینی کا کھیل صرف 2 بھائیوں تک محدود ہو گیا، بایزید اور جم۔ سلطان محمد فاتح کی وفات 1481 میں ہوئی تو سلطنت عثمانیہ کے اندر شدید خانہ جنگی چھڑ گئی۔ بایزید اور جم کے درمیان اقتدار کی کشمکش نے سلطنت کو کئی برس کمزور کیا رکھا۔ اگر مصطفیٰ زندہ ہوتا تو یہ خانہ جنگی مزید زیادہ شدت اختیار کر جاتی، اور خون ریزی اور پیچیدگی مزید زیادہ بڑھ جاتی۔ یوں شہزادہ مصطفیٰ کی کہانی ایک ایسے شہزادے کی ہے جو عظیم باپ کا بیٹا ہونے کے باوجود تاریخ میں زیادہ نمایاں نہ ہو سکا۔ اس کی زندگی کے بارے میں کم تحریریں ملتی ہیں، لیکن اس کی موت نے سلطنت عثمانیہ کے مستقبل پر بہت گہرا اثر ڈالا۔ یہ اثر اس لیے بھی اہم ہے کہ مصطفیٰ کی غیر موجودگی میں تخت کے دعوے دار صرف 2 بھائی رہ گئے، اور وہی تاریخ کے مرکزی کردار بنے۔ لیکن کچھ تاریخ دانوں کے مطابق اگر مصطفیٰ کا قتل نہ کیا جاتا تو وہ سلطان کے بیٹے بایزید سے زیادہ اہل سلطان بنتا، کیونکہ وہ بایزید سے زیادہ عقل مند اور سوچ و بچار کرنے والا تھا۔ آخر میں یہی کہا جا سکتا ہے کہ شہزادہ مصطفیٰ کی زندگی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ سلطنتوں کی تاریخ صرف فاتحین اور تخت پر بیٹھنے والوں سے ہی نہیں لکھی جاتی، بلکہ ان شہزادوں کی کہانیوں سے بھی جڑی ہوئی ہے جو طاقت سیاست کا شکار ہو کر تاریخ کے دھندلیکوں میں دفن ہو جاتے ہیں، اور اپنا اور اپنے بھائیوں کا خون دے کر بھی سلطنت کو قائم رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بہرحال سلطان بایزید سلطان محمد فاتح جتنا عظیم سلطان نہ تھا، یہ حقیقت تاریخی صفحات میں واضح ہے۔ جس طرح عظیم سلطان محمد فاتح نے اتنی فتوحات حاصل کیں اور صلیبیوں کے لیے بہت بڑی مصیبت بن گئے تھے، تو بایزید ایسا نہ کر سکا، اور اس نے اتنی زیادہ جنگیں نہ لڑیں جتنی سلطان محمد فاتح نے لڑی تھیں۔ بہرحال آپ کی اس ویڈیو کے بارے میں اور شہزادہ مصطفیٰ کے بارے میں کیا رائے ہے، مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ میری ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔